नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू पाठशाला 7 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी 101 कोर्स की यूनिट 9, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही। इस चर्चा में हम इन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझेंगे। ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, एक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का असली मतलब क्या होता है और ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जो लोग हम पर शासन करते हैं वे हमारे प्रति जवाबदेह हों। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये तीनों विचार मतलब लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही ये अलग-अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं, कह सकते हैं। हाँ, हमारा जो सोर्स है वो कहता है कि एक आदर्श सरकार वो है जो प्रातिनिधिक भी हो और जवाबदेह भी हो। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। प्रतिनिधिक प्रातिनिधिक का मतलब है कि सरकार की नीतियां, उसके फैसले वो नागरिकों के हितों के हिसाब से हों। मतलब जो जनता चाहती है वैसा हो। और जवाबदेह और जवाबदेही का मतलब है कि सरकार अपने कामों के लिए नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो। अगर कुछ गलत हो तो उसे जवाब देना पड़े, वो उनकी मांगों पर ध्यान दे। अच्छा, तो प्रतिनिधित्व वो तरीका है जिससे लोकतंत्र चलता है और जवाबदेही वो गार्डरेल है जो उसे रास्ते से भटकने से रोकती है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है। क्या? सवाल यह है कि शासक, जिनके पास इतनी शक्ति होती है, वो भला दूसरों के यानी आम नागरिकों के सर्वोत्तम हित में काम क्यों करेंगे? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब प्रतिनिधित्व और जवाबदेही की इस पूरी व्यवस्था में छिपा है। ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है। तो चलिए फिर इस सिस्टम के पहले हिस्से को समझते हैं, प्रतिनिधित्व। जब हम कहते हैं कि कोई हमारा प्रतिनिधि है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है जनता की ओर से काम करना। देखिए, सोर्स में जे.एस. मिल का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार बताया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहते हैं लोगों को ही अंतिम स्वामी होना चाहिए। जब भी वे चाहें, उन्हें सरकार के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसे असलियत में मतलब व्यवहार में कैसे लाया जाता हाँ, है? यहीं पर सिस्टम आता है। इसके लिए सोर्स में 5 जरूरी सिद्धांत बताए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, शासकों को चुनावों के माध्यम से चुना जाएगा, वो कहीं से भी आकर नहीं बैठ जाएंगे। दूसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, कि नागरिक हर समय चर्चा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन वे सरकार को कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश नहीं दे सकते। मतलब आप सलाह दे सकते हैं पर हुक्म नहीं चला सकते। ठीक है। और तीसरा तीसरा, तीसरा ये कि शासकों को समय समय पर चुनावों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पता होता है कि जनता उन्हें हटा सकती है। चौथा, सरकार लोकप्रिय सहमति से शासन करती है। और पांचवा, सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है। तो ये तो हुए सिद्धांत, लेकिन इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके वो भी तो अलग-अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। 3? हाँ, 3। पहली है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ये सबसे आम तरीका है जो हम भारत में भी देखते हैं। मतलब देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देना। बिल्कुल। देश को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें राजनीतिक दलों को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, उसी अनुपात में उन्हें सीटें मिलती हैं। अच्छा, तो अगर किसी पार्टी को 15% वोट मिले, तो उसे संसद में 15% सीटें मिलेंगी। हाँ, लगभग वैसा ही। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विधायिका में हर तरह के विचारों का, छोटे बड़े सभी समूहों का उचित प्रतिनिधित्व हो। और तीसरा, वो तो काफी अलग है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। हाँ, ये एक बहुत ही अलग विचार है। इसमें लोगों को उनके पेशे या आर्थिक हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर अपना प्रतिनिधि चुने, किसान अपना और मजदूर अपना। जी, लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि इस तरह का प्रयोग ज्यादातर अधिनायकवादी यानी टोटलिटेरियन प्रणालियों में किया गया है। अच्छा, तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। मान लीजिए कोई चुन लिया गया, अब उसे करना क्या चाहिए? क्या उसे ठीक वही करना चाहिए जो उसके मतदाता कहते हैं, या उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए? ये एक क्लासिक बहस है और सोर्स में इसके लिए 4 मुख्य सिद्धांत या थ्योरीज बताई गई हैं। 4 थ्योरीज बताइए। पहली है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। इसके मुख्य प्रस्तावक थे हॉब्स और हैमिल्टन। अच्छा। ये एक अभिजात्यवादी
मतलब एलिटिस्ट सिद्धांत है। ये मानता है कि राजनेता ज्यादा ज्ञानी होते हैं और वो ही जनता के हितों के सबसे अच्छे संरक्षक हैं। मतलब हमें ज्यादा पता है। हाँ, एक तरह से प्रतिनिधि का काम बस जनता की भावनाओं को उन तक पहुंचाना है, फैसला वो खूब करेंगे। ठीक है, दूसरी थियरी। दूसरी है रूढ़िवादी सिद्धांत। ये भी अभिजात्यवादी है, लेकिन ये परंपरा पर ज्यादा जोर देती है। इसमें भी यही माना जाता है कि प्रतिनिधि को अपने विवेक से काम करना चाहिए, ना कि जनता के हर निर्देश का पालन करना चाहिए। तो ये दोनों लगभग एक जैसी हैं? हाँ, काफी हद तक। अब तीसरी है उदारवादी सिद्धांत। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करती है। कैसे? ये मानती है कि प्रतिनिधि को अपने मतदाताओं के विचारों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, लेकिन उसे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। वो एक ट्रस्टी की तरह है, जिसे जनता के भले के लिए काम करने का जिम्मा सौंपा गया है। ट्रस्टी, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और अब चौथी थियरी, जो बिल्कुल दूसरे छोर पर है, रेडिकल सिद्धांत। ये क्या कहती है? ये सिद्धांत कहता है कि प्रतिनिधि केवल एक डेलीगेट है, एक संदेशवाहक। मतलब उसकी अपनी कोई सोच नहीं? बिल्कुल नहीं। उसका एकमात्र काम अपने मतदाताओं की इच्छाओं को पूरा करना है। उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो अगर प्रतिनिधि, चाहे वो खुद को ट्रस्टी समझें या डेलीगेट, अगर वो अपने मतदाताओं की बात नहीं सुनते या गलत काम करते हैं, तो उन्हें रोकता कौन है? बहुत सही सवाल। और यहीं पर जवाबदेही की भूमिका आती है। लोकतंत्र का सबसे जरूरी पहलू। सबसे जरूरी। सोर्स साफ तौर पर कहता है कि यदि नागरिक अपने शासकों को उनके सार्वजनिक कार्यों के लिए जवाबदेही नहीं ठहरा सकते, तो लोकतंत्र के अन्य सभी पहलू, जैसे स्वतंत्रता, समानता या अधिकार, वो सब कमजोर और असुरक्षित हैं। तो जवाबदेही का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव में वोट देना तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव इसका सबसे बड़ा साधन है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। जवाबदेही का मतलब है, पहली चीज, उत्तरदायित्व यानी आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी, उन्हें जवाब देना होगा। हाँ। और दूसरा है प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नागरिकों या अन्य संस्थानों के पास अधिकारियों को दंडित करने या पुरस्कार करने की क्षमता होती है। अच्छा। जैसे चुनाव में हरा देना एक तरह का दंड है। बिल्कुल। और इन दोनों चीजों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकार जनता की राय के प्रति उत्तरदायी, मतलब रिस्पॉन्सिव रहे। तो आज हमने लोकतंत्र के इन 3 स्तंभों, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही को समझा। हमने देखा कि प्रतिनिधित्व वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोकतंत्र शासन करता है, और जवाबदेही वो तंत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि शासन जनता के हित में हो। हाँ। सोर्स का जो निष्कर्ष है वो बहुत सटीक है। वो कहता है कि प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच एक अंतर, एक दूरी हमेशा बनी रहती है। ये तो सच है। और जवाबदेही की ये जो पूरी संस्थागत व्यवस्था है, वो इसी अंतर को नियंत्रित करने और कम करने के लिए बनाई गई है, ताकि सरकार गैर जिम्मेदार या अवैध ना हो जाए। तो सोचने वाली बात ये है कि आज के डिजिटल युग में जहां प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है, क्या कुछ वर्षों में होने वाला चुनाव ही जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काफी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल इग्नू पाठशाला 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।